मीडिया में इन दिनों चर्चा है कि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। इस मामले ने देश विदेश में बहस छेड़ दी है। क्या है मामला? खबरों के मुताबिक अमेरिकी न्याय विभाग यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने यह अरेस्ट वारंट जारी किया है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि गौतम अडानी एक भारतीय नागरिक हैं। ऐसे में अमेरिकी विभाग द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई का सवाल उठता है। सागर अडानी कौन हैं? गौतम अडानी के परिवार में 8 भाई बहन हैं। वे चौथे नंबर पर हैं। उनके छोटे भाई राजेश अडानी का बेटा सागर अडानी अडानी समूह में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर हैं। राहुल गांधी की प्रतिक्रिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, गौतम अडानी जैसे लोग खुलेआम घूम रहे हैं। जब तक उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा न्याय की बात नहीं हो सकती। क्या कहती है सरकार? सरकार की ओर से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन यह मामला भारत और अमेरिका के रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। गौतम अडानी और सागर अडानी पर लगे ये आरोप गंभीर हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पर क्या कार्रवाई होती है। अमेरिका से जुड़े आरोप। गौतम और सागर अडानी पर रिश्वत और धोखाधड़ी का मामला। अब मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गौतम अडानी और सागर अडानी समेत कुल 8 लोगों पर रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। रिश्वत के आरोप। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पर भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप है। यह रिश्वत 5 राज्यों में बांटी गई, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश में लगभग 1700 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। डिटेल्स। 54 पन्नों की रिपोर्ट। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 54 पन्नों की एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि कैसे इन आरोपों की पुष्टि हुई और क्या सबूत जुटाए गए। रिपोर्ट के अनुसार 1. रिश्वत का उद्देश्य बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स और अनुबंधों को अपने पक्ष में करवाना। 2. सबूत। रिश्वत के लेन देन के दस्तावेज और संबंधित ट्रांजैक्शन। एफबीआई की कार्रवाई। यूएस में सागर अडानी के घर पर एफबीआई फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा छापेमारी की गई। यह कार्रवाई अमेरिकी एजेंसी की ओर से की गई बड़ी जांच का हिस्सा है। एफबीआई ने छापेमारी के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए हैं। एफबीआई रेड और अडानी ग्रुप का जवाब। फरवरी और मार्च के महीनों में अमेरिका में सागर अडानी के घर पर एफबीआई द्वारा की गई रेड में कई अहम सबूत जब्त किए गए। इसमें मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और अन्य दस्तावेज शामिल हैं। इनसे पता चला कि सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की घटनाएं हुई हैं। गौतम अडानी का बयान। इस पूरे विवाद के बीच गौतम अडानी ने मीडिया के सामने आकर कहा है कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने दावा किया, हर बार जब हम पर आरोप लगाए गए हमने और मजबूती से वापसी की है। उन्होंने जनवरी में दिए गए अपने एक भाषण में कहा था, जैसे ही हम अपने फॉलोन पब्लिक ऑफर के लिए तैयार हो रहे थे, हमें शॉर्ट सेलिंग अटैक का सामना करना पड़ा। यह सिर्फ वित्तीय हमला नहीं था, बल्कि हमारी राजनीतिक छवि और वित्तीय स्थिरता को भी निशाना बनाया गया। इसके पीछे विशेष रुचि रखने वाले मीडिया और समूहों का हाथ था। अमेरिकी आरोपों पर प्रतिक्रिया। गौतम अडानी ने आगे कहा, हाल ही में अमेरिकी एजेंसियों ने अडानी ग्रीन एनर्जी की प्रथाओं पर सवाल उठाए, लेकिन यह पहली बार नहीं है कि हमें ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हर चुनौती ने हमें और मजबूत बनाया है। क्या यह बयान पर्याप्त है? गौतम अडानी का दावा है कि वे निर्दोष हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बयान से जनता और निवेशकों का भरोसा बहाल हो पाएगा? क्या अडानी निर्दोष साबित होंगे? अडानी ग्रुप और उनके प्रमुख गौतम अडानी पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वे इन आरोपों से निर्दोष साबित हो पाएंगे। एफबीआई जैसी संस्था ने सागर अडानी के घर पर रेड मारी और अमेरिकी न्याय विभाग यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अरेस्ट वारंट जारी करने की सिफारिश की। यह तभी संभव होता है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गौतम अडानी और सागर अडानी समेत कुल 8 लोगों पर रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। रिश्वत के आरोप। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पर भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप है। यह रिश्वत 5 राज्यों में बांटी गई, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश में लगभग 1700 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है।
डिटेल्स 54 पन्नों की रिपोर्ट। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 54 पन्नों की एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि कैसे इन आरोपों की पुष्टि हुई और क्या सबूत जुटाए गए। रिपोर्ट के अनुसार एक, रिश्वत का उद्देश्य बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स और अनुबंधों को अपने पक्ष में करवाना। 2, सबूत रिश्वत के लेन देन के दस्तावेज और संबंधित ट्रांजैक्शन। एफबीआई की कार्रवाई। यूएस में सागर अडानी के घर पर एफबीआई फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा छापेमारी की गई। यह कार्रवाई अमेरिकी एजेंसी की ओर से की गई बड़ी जांच का हिस्सा है। एफबीआई ने छापेमारी के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए हैं। एफबीआई रेड और अडानी ग्रुप का जवाब। फरवरी और मार्च के महीनों में अमेरिका में सागर अडानी के घर पर एफबीआई द्वारा की गई रेड में कई अहम सबूत जब्त किए गए। इसमें मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और अन्य दस्तावेज शामिल हैं। इनसे पता चला कि सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की घटनाएं हुई हैं। गौतम अडानी का बयान। इस पूरे विवाद के बीच गौतम अडानी ने मीडिया के सामने आकर कहा है कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने दावा किया, हर बार जब हम पर आरोप लगाए गए हमने और मजबूती से वापसी की है। उन्होंने जनवरी में दिए गए अपने एक भाषण में कहा था, जैसे ही हम अपने फॉलोन पब्लिक ऑफर के लिए तैयार हो रहे थे, हमें शॉर्ट सेलिंग अटैक का सामना करना पड़ा। यह सिर्फ वित्तीय हमला नहीं था, बल्कि हमारी राजनीतिक छवि और वित्तीय स्थिरता को भी निशाना बनाया गया। इसके पीछे विशेष रुचि रखने वाले मीडिया और समूहों का हाथ था। अमेरिकी आरोपों पर प्रतिक्रिया। गौतम अडानी ने आगे कहा, हाल ही में अमेरिकी एजेंसियों ने अडानी ग्रीन एनर्जी की प्रथाओं पर सवाल उठाए, लेकिन यह पहली बार नहीं है कि हमें ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हर चुनौती ने हमें और मजबूत बनाया है। क्या यह बयान पर्याप्त है? गौतम अडानी का दावा है कि वे निर्दोष हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बयान से जनता और निवेशकों का भरोसा बहाल हो पाएगा? क्या अडानी निर्दोष साबित होंगे? अडानी ग्रुप और उनके प्रमुख गौतम अडानी पर सवाल उठ रहे हैं, जब उनके पास ठोस सबूत हों। सवाल यह भी उठता है कि क्या ये रेड और अरेस्ट वारंट बिना किसी मजबूत आधार के हो सकते हैं? आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है? यह मामला केवल गौतम अडानी तक सीमित नहीं है, इसका असर आम आदमी तक भी पहुंचता है। अगर हम भारतीय जनता की बात करें तो यह समझना जरूरी है कि आर्थिक और व्यावसायिक विवाद किस तरह से जनता के जीवन पर प्रभाव डाल सकते हैं। आम आदमी की सैलरी और महंगाई का असर। भारत में औसत सैलरी अधिकतर लोगों के लिए कम है। एक ऐसा व्यक्ति जो 10,000 रुपए महीना कमाता है, उसके लिए बिजली का बिल 2,000 रुपए तक बढ़ना एक बड़ा झटका हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर पहले वह 1,000 रुपए बिजली का बिल देता था और अब उसे 2,000 रुपए देना पड़ रहा है, तो यह उसकी आय का 10% या उससे भी अधिक हो सकता है। बजट पर दबाव। ऐसी स्थिति में कम आय वाले परिवारों को मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। उन्हें यह सोचना पड़ता है कि एक, बच्चों की शिक्षा पर खर्च करें या बिजली का बिल भरें। 2, परिवार की अन्य जरूरतें पूरी करें या महंगे बिजली बिल के लिए पैसे जुटाएं। इलेक्ट्रिसिटी बिल और पब्लिक पॉलिसी। महंगाई और बढ़ते बिजली के दाम आम लोगों के जीवन पर गहरा असर डालते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या बड़े उद्योगों और नेताओं पर लगे इन आरोपों से जनता की समस्याओं को हल किया जा सकता है? रिश्वतखोरी और अडानी ग्रीन विवाद। आम जनता और सिस्टम पर असर। अडानी ग्रीन एनर्जी को लेकर विवाद इस बात पर भी केंद्रित है कि उन्होंने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी ताकि सोलर एनर्जी की कीमतें अधिक तय की जा सकें। स्टेट यूटिलिटीज अधिक कीमत पर एनर्जी खरीदने के लिए तैयार नहीं थीं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या यह रिश्वत देने का समाधान सही है? स्टेट्स का विरोध और रिश्वत का खेल। स्टेट यूटिलिटीज ने अधिक कीमतों पर एनर्जी खरीदने से इनकार कर दिया। अडानी ग्रीन ने इसका समाधान रिश्वतखोरी में देखा, क्योंकि भारत में यह आम समस्या मानी जाती है।
भारत में रिश्वत का आम चलन। जब रिश्वत का मुद्दा उठता है तो आम जनता का अनुभव भी सामने आता है। कई लोगों का कहना है कि रिश्वत देना भारत में कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर पुलिस को रिश्वत देना, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या आधार कार्ड जल्दी बनवाने के लिए पैसे देना, यहां तक कि छोटे से बड़े सरकारी काम में रिश्वतखोरी का अनुभव लगभग हर भारतीय ने किया है। यह सोच क्यों खतरनाक है? एक, सिस्टम पर भरोसा कम होता है। जब रिश्वत हर चीज का समाधान बन जाती है तो सिस्टम में सुधार की गुंजाइश खत्म हो जाती है। 2, आम जनता पर असर। रिश्वतखोरी केवल बड़े उद्योगपतियों और अधिकारियों तक सीमित नहीं है। इसका असर हर उस व्यक्ति पर पड़ता है जो सरकारी सेवाओं का उपयोग करता है। 3, महंगाई का बढ़ना। बड़ी बड़ी डील्स में दी गई रिश्वत का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है, चाहे वह बिजली बिल हो या अन्य सेवाओं की कीमत। क्या रिश्वतखोरी को नॉर्मल मानना सही है? यह सवाल केवल अडानी ग्रीन विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे पूरे सिस्टम की सोच पर सवाल उठाता है। यदि हर व्यक्ति यह सोचने लगे कि रिश्वत देना आम बात है, तो सुधार कैसे संभव होगा? क्या यह सोच हमें न्याय, समानता और पारदर्शिता की ओर ले जाएगी? रिश्वत देने का तर्क और अडानी ग्रीन का विवाद। अब सवाल यह है कि अगर गौतम अडानी ने रिश्वत दी तो गलत क्या हो गया? क्या इसमें कुछ बुरा था? गलत क्या हुआ? गलत यह हुआ कि यह सिर्फ एक निजी लाभ के लिए नहीं था, बल्कि इससे पूरे सिस्टम पर असर पड़ा। रिश्वत का उद्देश्य और प्रभाव। SECI, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसे PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने महंगे दामों पर सोलर ऊर्जा खरीदने से मना किया। अगर रिश्वत दी जाती है तो ये कंपनियां महंगे रेट पर बिजली खरीदने के लिए मजबूर हो जाएंगी। जब कोई चीज महंगे दामों पर खरीदी जाती है तो उसे महंगे दामों पर बेचना भी अनिवार्य हो जाता है। मुनाफे का सवाल। इसका सीधा असर अडानी ग्रीन पर पड़ा था। अगर उन्हें महंगे दामों पर बिजली बेचने की मंजूरी मिल जाती तो अडानी ग्रीन को $2 बिलियन, लगभग 16,700 करोड़ रुपए का मुनाफा होता। इसके बदले 1,700 रुपए करोड़ की रिश्वत कोई बड़ी बात नहीं लगती, क्योंकि इससे उन्हें काफी बड़ा मुनाफा होने वाला था। गौतम अडानी का रुख। गौतम अडानी कहते हैं कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और सभी आरोपों का जवाब देंगे। लेकिन यह सवाल अब और गहरा हो गया है कि क्या यह सब सच में उनके निजी फायदे के लिए किया गया था और क्या यह व्यवस्था के लिए सही था? यह पूरी कहानी सिर्फ अडानी के पक्ष से नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम और आम जनता पर भी असर डालने वाली है। क्या अडानी ग्रीन के मामले में रिश्वत देना सही था? अब यह सवाल उठता है कि क्या गौतम अडानी ने सच में गलत किया या नहीं। मैं जानता हूं कि यह सब सही या गलत कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो साफ है, अगर धुआं है तो कहीं न कहीं आग लगी होगी। हो सकता है कुछ गलत हुआ हो और हो सकता है कुछ सही भी हुआ हो। क्यों सिर्फ 5 राज्य का नाम आया? जब हम बात करते हैं कि कौन सी स्टेट्स पर रिश्वत देने के आरोप लगे, तो यह एक अहम सवाल बनता है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों का नाम सामने क्यों आया? बाकी राज्यों का नाम क्यों नहीं लिया गया? क्या इन राज्यों में किसी खास कारण से अडानी ग्रीन को ज्यादा मुश्किलें आईं? राजनीतिक पार्टियों का असर। यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि राजनीतिक पार्टियां अलग अलग हैं, बीजेपी, कांग्रेस और अन्य। तो क्या यह सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ साजिश थी या सच में इन राज्यों के सिस्टम में कुछ गड़बड़ था? FBI का रेड और कोर्ट का फैसला। अगर FBI को सच में पुख्ता प्रमाण मिले और रेड मारने के बाद यह तथ्य सामने आए, तो कोर्ट ने इसे क्यों गंभीरता से लिया? क्या कोर्ट को यह रिश्वत का खेल इतना बड़ा और गंभीर लगा कि उसे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी?
यह पूरे मुद्दे का नजरिया बदल देता है। अब सवाल यह है कि क्या रिश्वत की सच्चाई उजागर होने के बाद भी न्यायपालिका इसे सही तरीके से देखेगी? यह मामला सिर्फ अडानी के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के सिस्टम के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या हम सच में ऐसा व्यवस्था चाहते हैं जहां रिश्वत और कानूनी खामियां सामान्य हो जाएं? अडानी के द्वारा बॉन्ड्स के जरिए पैसे जुटाने की प्रक्रिया और रिश्वत का आरोप। अडानी ग्रीन ने पैसे जुटाने के लिए सिर्फ भारत में निवेशकों से शेयर्स नहीं बेचे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कदम उठाए। उन्होंने यूएस में बॉन्ड्स जारी किए और इसमें मुख्य रूप से अयोर पावर नामक कंपनी से साझेदारी की। शेयर और बॉन्ड में अंतर। शेयर एक प्रकार का ओनरशिप होता है, यानी कंपनी का एक हिस्सा खरीदना। बॉन्ड एक प्रकार का ऋण होता है जिसमें आपको ब्याज मिलता है और कंपनी के लिए यह एक तरीका होता है पैसा जुटाने का बिना कंपनी के हिस्से को बेचने के। यूएस में बॉन्ड जारी करने का मतलब था कि अडानी ग्रीन ने अमेरिकी निवेशकों से पैसे उठाए। वहां के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अडानी ने न्यायपूर्ण व्यापार फेयर ट्रेड की शर्तें दी थीं। ब्राइबरी और फ्रॉड एक्टिविटीज। जब कोई भी कंपनी यूएस के बॉन्ड मार्केट से पैसे उठाती है तो उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि वह कोई भी धोखाधड़ी या रिश्वत नहीं दे रही है। फ्रॉड एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट के तहत किसी भी कंपनी को यह डिक्लेयर करना होता है कि वह कोई गलत गतिविधि या रिश्वत नहीं दे रही है और फेयर ट्रांजैक्शन कर रही है। एफबीआई का रेड और आरोप। एफबीआई ने पाया कि अडानी ग्रीन ने रिश्वत दी थी, जिससे यह साबित हुआ कि यह पूरी प्रक्रिया फेयर ट्रेड के खिलाफ थी। रिश्वत देने का असर। यहाँ पर रिश्वत देने से न सिर्फ अडानी ग्रीन का मुनाफा बढ़ता, बल्कि इससे अमेरिकी निवेशकों का पैसा भी प्रभावित हुआ। जब कोई कंपनी धोखाधड़ी करती है तो वह न केवल अपनी छवि को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि निवेशकों के विश्वास को भी तोड़ती है। तो अडानी ग्रीन के मामले में सवाल यह है कि क्या पैसा उठाने के लिए रिश्वत का इस्तेमाल सही था? क्या यह सिर्फ व्यावसायिक रणनीति थी या फिर यह एक कानूनी उल्लंघन था जिसका असर अमेरिकी बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ा? यह मामला यह भी दर्शाता है कि कानूनी शर्तों के उल्लंघन से न सिर्फ एक कंपनी बल्कि पूरी वैश्विक व्यापार व्यवस्था पर असर पड़ता है। गौतम अडानी के खिलाफ एफबीआई जांच और डिक्लेरेशन की प्रक्रिया। गौतम अडानी और उनकी कंपनी अडानी ग्रीन पर लगे आरोपों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जब यूएस में बॉन्ड्स जारी किए गए थे तो इस दौरान यह डिक्लेरेशन किया गया था कि कंपनी फेयर ट्रांजैक्शन कर रही है और किसी भी तरह की धोखाधड़ी या रिश्वत नहीं दी जा रही है। हालांकि एफबीआई ने रेड मारकर यह प्रमाणित किया कि इन आरोपों में कुछ सच्चाई हो सकती है। इसके कारण ही अरेस्ट वारंट इश्यू किया गया है, जिससे अब जांच और पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होगी। अडानी की स्पष्टीकरण और अमेरिकी राजनीति का प्रभाव। गौतम अडानी ने हमेशा यह कहा है कि वे निष्कलंक हैं और उनकी कंपनी वर्ल्ड क्लास स्तर पर सभी कंप्लायंस को फॉलो करती है। लेकिन जब एफबीआई के पास एविडेंस हैं, तो यह जांच के बिना समाप्त नहीं हो सकती। इस समय अडानी के लिए यह एक सामान्य स्थिति नहीं है, क्योंकि अब उनकी कंपनी के खिलाफ कानूनी दबाव और राजनीतिक पहलू दोनों आ गए हैं। अभी यूएस के डेमोक्रेटिक पार्टी के पास सिर्फ 2 महीने का वक्त बचा है और उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी द्वारा डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो सकती है। ट्रंप की सरकार आने के बाद अगर एफबीआई की जांच को दबाने का प्रयास किया जाता है तो यह संभव नहीं होगा, क्योंकि यूएस की डेमोक्रेसी के तहत कानूनी मुद्दों को दबाना आसान नहीं होता। व्हाइट हाउस का रुख और वैश्विक स्तर पर अडानी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक प्रमुख नाम है। वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं और उनके ऊपर उठाए गए सवाल किसी सामान्य व्यक्ति के सवाल नहीं हैं। जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी
तो यह कहा गया कि यह भारत के व्यापारिक माहौल पर सीधा हमला हो सकता है। फिलहाल कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि ये आरोप सही हैं या गलत, लेकिन यह जरूरी है कि हर इन्वेस्टर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई बड़ी कंपनी एक बड़े स्तर पर पैसा जुटा रही है तो उस प्रक्रिया में कानूनी और वित्तीय पारदर्शिता होनी चाहिए। भारत में SEBI का रोल और कानूनी जवाबदेही। यहाँ SEBI भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का महत्वपूर्ण रोल है। जब FBI या इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों द्वारा रेड मारी जाती है तो कंपनी को अगले दिन ही इसकी जानकारी SEBI को देनी होती है, खासकर जब कंपनी लिस्टेड है। इसका उद्देश्य यह है कि निवेशकों को सही और समय पर जानकारी मिल सके ताकि वे किसी धोखाधड़ी या गलत व्यापार से बच सकें। अडानी के मामले में यही मुद्दा सामने आ रहा है कि जब FBI की जांच शुरू हुई तो SEBI और अन्य भारतीय नियामक निकायों को पहले से इस बारे में क्यों नहीं सूचित किया गया। यह मामला इस बात को उजागर करता है कि जब कोई बड़े कारोबारी गतिविधियां करता है तो उसके साथ कानूनी जिम्मेदारियां जुड़ी होती हैं। किसी भी व्यापारिक धोखाधड़ी को सामने लाने में कानूनी और राजनीतिक पहलू बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इससे न सिर्फ कंपनी की छवि प्रभावित होती है बल्कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता पर भी असर पड़ता है। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि अडानी एंटरप्राइजेस या अडानी ग्रीन ने क्या SEBI को बताया कि उनके खिलाफ FBI ने रेड मारी है। इस संदर्भ में मार्च में ब्लूमबर्ग द्वारा एक आर्टिकल भी आया था, लेकिन यह आर्टिकल ज्यादा ध्यान नहीं आकर्षित कर पाया और इसके बावजूद अडानी के शेयर्स की कीमतें बढ़ती गईं। यह स्थिति शायद इस वजह से बनी कि बाजार में मैनिपुलेशन हो रहा था या फिर इसे हल्के में लिया गया था। अडानी और अन्य देशों में जांच। आपने यह भी उल्लेख किया कि श्रीलंका में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, नाइजीरिया में डीलें कैंसिल हो रही हैं और ऑस्ट्रेलिया में कोल माइंस से संबंधित विवाद हैं। यह सब बातें यह दर्शाती हैं कि अडानी की कंपनियों की गतिविधियां वैश्विक स्तर पर बहुत प्रभावित हो रही हैं और कई देशों में इस पर जांच हो रही है। अरेस्ट वारंट और US की कानूनी प्रक्रिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार क्या अरेस्ट वारंट जारी होगा या अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। इस संदर्भ में US के कानून में एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगर किसी ने कोई क्राइम किया है और प्रूफ भी मिल गया है तो वहां पर यह आमतौर पर होता है कि सजा की जगह जुर्माना लिया जाता है, यानी सजा माफ की जा सकती है अगर पैसे दिए जाएं। यह प्रक्रिया US में आम है और इंडिया जैसी प्रणाली से बिल्कुल अलग है जहां अक्सर कानूनी लूपहोल्स का फायदा उठाया जाता है। इस तरह के मामले में US की सिस्टम काफी सख्त होती है और वहां पर पैसे के बदले सजा माफ करने का चलन है, लेकिन यह किसी क्रिमिनल केस के तहत होता है और न कि किसी छोटे मामले में। US की जेल प्रणाली महंगी है और इस कारण सरकार को पैसा लेना ज्यादा फायदेमंद लगता है बजाय किसी को जेल में रखने के। क्या होगा आगे? आखिरकार अडानी ग्रीन एनर्जी पर जो अरेस्ट वारंट इशू हुआ है वह सिर्फ एक कंपनी से संबंधित है, लेकिन अडानी की और भी कई कंपनियां हैं जिनके खिलाफ जांच चल रही है। सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या यह मामला सुलझ जाएगा या अडानी को कोर्ट के सामने आकर कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। इस समय यह साफ नहीं है, लेकिन यह जांच निश्चित रूप से वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित कर रही है और आगे की स्थिति इस पर निर्भर करेगी कि क्या प्रूफ और साक्ष्य पूरी तरह से सामने आते हैं। समझते हैं तो आखिर में यह वीडियो इस मुद्दे पर पूरी क्लैरिटी देने के लिए था। बेशक आपने यह बताया कि अडानी के मामले में जो मुद्दे उठाए गए हैं वे गंभीर हैं और FBI द्वारा रेड और ब्राइबरी के आरोप ने इसे और जटिल बना दिया है। अगर इन आरोपों की पुष्टि होती है तो बहुत बड़े चार्जेस अडानी ग्रुप पर लग सकते हैं।
हालांकि आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि जेल में जाना अडानी के लिए उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पैसे का खेल ज्यादा मायने रखता है और यह मामला अंततः फाइनेंशियल से जुड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के आने से मामला हल्का नहीं होगा और अब यह और भी गंभीर हो चुका है। हिडनबर्ग और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के बाद यह मामले की जड़ें गहरी हो चुकी हैं और अडानी के शेयर्स में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। यह मुमकिन है कि शेयर मैनिपुलेशन हो और अगर कुछ पॉजिटिव होता है तो शेयर की कीमतें और बढ़ सकती हैं। आखिर में आपसे पूछा गया सवाल है कि आम आदमी को अडानी के शेयर्स में निवेश करना चाहिए या नहीं। यहाँ यह पूरी तरह से निवेशक की वास्तविक स्थिति और रिस्क पर निर्भर करता है। अगर आप एक स्मार्ट निवेशक हैं, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस उठाने चाहिए, जैसे कि एक, बॉन्ड के जरिए पैसा उठाने का मुद्दा। 2, FBI के रेड के बाद SEBI को जानकारी न देना। 3, SEBI द्वारा निवेशकों को सूचित न करना। इन सभी सवालों का समाधान होना जरूरी है और आपको जो क्लैरिटी दी है वह इससे संबंधित है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंचे। अगर आपके पास और सवाल हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस न करें। जय हिंद, वंदे मातरम।